हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू सर और आज फिर से उपस्थित हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल रिसर्च इंग्लिश सोनू सर पे। जैसा कि कल तक के क्लास के वीडियो में मैंने आप लोगों को नाउन के बारे में सब कुछ बता दिया हूं। कुछ और भी पॉइंट बच गई है जिसकी चर्चा मैं आगे के वीडियो में करता रहूँगा। फिलहाल आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो आपके लिए और आपके अगल बगल पड़ोसी और साथ ही आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो स्पोकन इंग्लिश के दृष्टिकोण से और खास करके एक अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के दृष्टिकोण से, क्योंकि बहुत से बच्चे हमसे कहे कि सर स्पोकन इंग्लिश पर भी एक आध को वीडियो बना दीजिए, चाहते हैं सर थोड़ा सा अंग्रेजी में देखना। तो देखिए, स्पोकन जो इंग्लिश होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि स्पोकन इंग्लिश का मतलब क्या होता है। लोग समझते हैं कि स्पोकन इंग्लिश हमें कोर्स करना पड़ेगा। जी नहीं। क्या आप सच सच बोलिएगा, आप अब तक के कभी हिंदी के लिए हिंदी स्पोकन कोर्स किए हैं? नहीं किए हैं। पर क्या आप हिंदी नहीं बोलते हैं? बहुत अच्छा बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये क्यों? क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ही जो है वो हिंदी स्पोकन है, समझे? तो जब तक कि आप इन्वायरमेंट को नहीं इंग्लिश स्पोकन बढ़ाइएगा तब तक के आपको इंग्लिश स्पोकन कारगर साबित नहीं हो सकता है। अदरवाइज हो सकता है जब आप कोशिश कीजिएगा, समझे? तो मैं आज छोटा छोटा सेंटेंस को अंग्रेजी में बताने के लिए मैं सिखाऊंगा कि कैसे छोटा छोटा सेंटेंस को अंग्रेजी में बोलेंगे। फिलहाल यह एक कड़ी है प्रोनाउन का, जिसमें हम लोग अक्सर फंसते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो जिस टॉपिक को हम लोग इंट्रोडक्टरी के नाम से जानते हैं, इंट्रोडक्टरी। जी हाँ, इंट्रोडक्टरी क्या होता है? तो ये परिचय से संबंधित होता है। इंट्रोडक्टरी के अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से दो वर्ड का यूज करते हैं, एक है देयर और एक है इट। जी हाँ, देयर और इट। जैसे देयर और इट का प्रयोग से बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस बनते हैं जिसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है? ऐसा बहुत सारे सेंटेंस आपको छोटे मिल जाएंगे जिसको आप अक्सर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं कि एक कलम है, छोटा सेंटेंस है, तो एक कलम है। डायरेक्टली हिंदी में तो कह दिए कि एक कलम है, हिंदी के दृष्टिकोण से यह सेंटेंस ठीक है। पर अगर इसी को आपको बोलना है कि एक कलम है अंग्रेजी में, तो क्या कहिएगा? ए पेन। चलिए ठीक है, अगर आप एक कलम है के लिए एक पेन कहते हैं तो एक कलम था के लिए क्या कहिएगा? ए पेन। एक कलम होगा के लिए क्या कहिएगा? ए पेन। फिर तो गलत हो गया। तो हिंदी के दृष्टिकोण से एक कलम है, एक कलम था, एक कलम होगा, ये कहना सही है। पर इंग्लिश के दृष्टिकोण से केवल ए पेन कह देना गलत है। तो हम लोग आज उसके ही सब सेंटेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे छोटे छोटे कौन कौन सेंटेंस हैं जिसमें हम लोग मुख्य रूप से देयर और इट का प्रयोग करके उस सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे। अर्थात हम इनडायरेक्ट वे में आप लोगों को कहे तो आज मैं इंट्रोडक्टरी पढ़ाने वाला हूं। अर्थात देयर और इट का प्रयोग, किसका? देयर और इट का प्रयोग। देयर का प्रयोग कहां कहां करते हैं और इट का प्रयोग कहां कहां करते हैं। अगर इंट्रोडक्टरी में बात की जाए तो इंट्रोडक्टरी में देयर और इट को ही इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी का यूज क्यों होता है? तो यूज इसलिए होता है जब सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट रूप में ना दिखे तो उस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट बना करके हम लोग देयर या इट का प्रयोग करते हैं, देयर या इट का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग आज के क्लास में जानेंगे कि देयर का प्रयोग कहां करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं, और इट का प्रयोग कहां करते हैं, कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। और आज के ही इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं घड़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात। जैसे घड़ी से संबंधित इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो जैसा कि आप घड़ी देख रहे होंगे, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, आपके पास भी घड़ी होगा तो निकाल सकते हैं, या घर पे देखिएगा दीवार घड़ी होगा। तो देखिए, घड़ी में जो टाइम होता है, घड़ी में क्या होता है? टाइम। तो जो टाइम होता है, हम इस टाइम को कैसे मेंशन करेंगे इंग्लिश में? जैसे 4 बजा है, तो 4 बजा है को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे?
कहना है कि 2:45 बजा है, तो 2:45 बजा है को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अगर कहना है कि 3:13 हुआ है तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? 3:13 हुआ है। या आपको अगर कहना होगा 9 बजने में 11 मिनट बाकी है, तो इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? अर्थात हम लोग आज सीखेंगे हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, अंग्रेजी में समय कैसे बताएं। समय से आपका दिन, महीना, तारीख सब आता है। जैसे अगर मान लीजिए कहना होगा कि आज बुधवार है, तो आज बुधवार है को अंग्रेजी में कैसे कह सकते हैं? कल मंगलवार था, तो कल मंगलवार था उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? और फिर कहें कि कल बृहस्पतिवार होगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? या फिर 1947 का समय था जब मेरा देश आजाद हुआ था, तो 1947 का समय था का इंग्लिश क्या होगा? 2020 है, तो 2020 है को क्या बोलेंगे? तो इन सभी छोटे छोटे सेंटेंस को आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए चुटकी में सिखाने वाला हूं। जी हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इंग्लिश में समय बताना आ जाएगा, यह मेरा आपसे वादा है। अर्थात ये वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूं इंट्रोडक्टरी में, जो सबसे पहला नंबर पे है वो है देयर। जी हाँ, पहला नंबर पे कौन सा है? देयर। तो मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा देयर का, कि देयर का यूज कैसे होता है, किसके पहले होता है और किस प्रकार होता है। जी हाँ, तो चलिए मैं हेडिंग बनाता हूं यूज ऑफ देयर। जी हाँ, इंट्रोडक्टरी में सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ देयर। चलिए पहला तो इसका नोट पॉइंट आप लोग सीख लीजिए। देखिए हर बार की बात ही इस बार भी मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से वही बात, आप लोग समझ गए होंगे कि अब मैं क्या करने वाला हूं। मैं वही करने वाला हूं जो हर बार कहता हूं। क्या? गेस कीजिए। कॉपी निकाल लीजिए। जी हाँ, कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि बात ऐसा है कि हम पॉइंट को बोर्ड पर लिखते नहीं है। देखिए पॉइंट हम बोर्ड पर इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर हम पॉइंट बोर्ड पर लिखेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, और समय ज्यादा लगेगा तो वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और जब वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आपका समय ज्यादा खर्च होगा, और जब आपका समय ज्यादा खर्च होगा तो आपको दिक्कत होने लगेगा। क्यों? टाइम इज एवरीथिंग फॉर अस। हम लोगों के लिए समय ही सब कुछ है। समय है तो आपका सब कुछ है, अगर समय नहीं है तो आपका कुछ नहीं है। छोटा सा मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए एक इंसान ने पूछा एक इंसान से पूछा, कहा कि बताओ तुम्हें कौन साथ देगा तो तुम महान बन जाओगे या तुम एक बढ़िया सा इंसान बन जाओगे? तो वो कहा कि यार अगर समय साथ है तो सब साथ है, अगर समय साथ नहीं है तो सोच लीजिए कि आपका अपना भी पराया है। जी हाँ, समय सब कुछ करवाता है। समय क्या करवा देगा, किस इंसान को किस घड़ी किस मोड़ पर लाके खड़ा कर देगा वो कुछ जानता नहीं है। अर्थात समय आपके लिए बलवान है, इसलिए आप मत कहिए कि मैं बलवान हूं आप बलवान हैं। ठीक है, समय बलवान होता है। ध्यान से देखिए। तो आप लोग कॉपी निकाल लिए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं आप लोग निकाल लिए होंगे। देखिए तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं यूज ऑफ देयर का। देखिए देयर का पहला पॉइंट यही लिखेगा कि जब देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में किया जाए, जब देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में किया जाए तो देयर का कोई खास अर्थ नहीं होता है। यह बात याद रखिएगा। देयर का प्रयोग जब इंट्रोडक्टरी के रूप में किया जाए तो देयर का कोई भी खास अर्थ नहीं होता है। इस बात को याद कर लीजिए। जैसे अगर आप देयर का प्रयोग कभी भी किसी सेंटेंस में कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि देयर इज अ पेन, तो यहां पर इसका मतलब है कि एक कलम है, जबकि केवल ए पेन का मतलब नहीं कर रहा है। ठीक है, इस देयर का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। यह बात याद रखिएगा।
इस देयर का कोई अर्थ नहीं है। कब? जब इसका प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में होगा तब। याद रखिएगा कि देयर एक इंट्रोडक्टरी है, और जब देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है तो देयर का कोई भी अर्थ नहीं होता है। इस बात को याद कर लीजिए। नोट पॉइंट 2 एक याद रखिएगा, देयर वास्तव में एक प्रोनाउन है। देयर वास्तव में एक प्रोनाउन है, इस बात को याद कर लीजिएगा। देयर जो देयर है वो वास्तव में क्या है? प्रोनाउन है। जैसे कहना है कि मैं वहां जाता हूं, तब बोलते हैं आई गो देयर। यहां पर जो देयर जो आया है ये इंट्रोडक्टरी बनकर नहीं आया है, यहां पर जो देयर आया है वो प्रोनाउन बनकर आया है। क्या बनकर आया है? प्रोनाउन बनकर। और प्रोनाउन देयर का अर्थ वहां होता है। क्या होता है? वहां। तो पॉइंट नंबर 2 आप लोग याद रखिएगा कि देयर वास्तव में एक प्रोनाउन है। देयर वास्तव में क्या है? प्रोनाउन है। चलिए इसी में पॉइंट नंबर आप लोग 3 नोट कर लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या नोट कर लीजिएगा? तो पॉइंट नंबर 3 में आप लोग ये याद रखिएगा कि जब देयर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हो तो उसका शाब्दिक अर्थ वहां होता है। अर्थात जब प्रोनाउन के रूप में देयर का प्रयोग होता है तो उसका शाब्दिक अर्थ वहां होता है। जैसे हेयर मतलब यहां और देयर मतलब वहां। तो इस तरह से आप लोग बात को याद रखिएगा कि जब देयर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हो तो उसका शाब्दिक अर्थ वहां होता है। इस बात को याद कर लिए। चलिए अब मैं बताने वाला हूं इसका उपयोग, यूज ऑफ देयर। देखिए सिंपल है। पहला नंबर आप याद रखिएगा। सबसे पहला नंबर बात, यूज नंबर 1 क्या है? आप यूज नंबर 1 में क्या याद रखिएगा? तो यूज नंबर 1 में यही याद रखिएगा कि जब किसी भी प्रकार के सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। ये पहला पॉइंट है। जब किसी भी हिंदी वाक्य में देखिएगा कि सब्जेक्ट ना हो तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट। जैसे एग्जाम्पल में हमको कहना है कुछ नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस को मैं बनाने से पहले आप लोगों को एक बेसिक बात बताना चाहता हूं जिसके बारे में आप लोग ध्यान से समझिएगा। है या हो, तो है इज और आर मतलब हो या हैं का भी आर होता है। याद रखिएगा ये दोनों के लिए आर और इसके लिए इज। कभी भी सेंटेंस में है हो रहेगा तो इज या आर दे करके सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है। इज सिंगुलर होता है, आर प्लुरल होता है। इस तरह से था, थी के लिए वाज और थे के लिए वेयर। और अगर देखिएगा कि मतलब कि देयर का प्रयोग करना है और सेंटेंस के अंत में अगर गा, गे, गी से बना हुआ हो तो उसके लिए हम लोग देंगे विल बी। क्या देंगे? विल बी। इस तरह से। चलिए अब मैं ट्रांसलेट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। एकदम छोटा आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाऊंगा, एकदम छोटा, जिससे कि आप जिसको डेली जीवन में यूज करते हैं। देखिए कुछ नहीं है, तब कुछ नहीं है ऐसे आप सिंपली कुछ नहीं है का आप क्या बोल देंगे? नथिंग। कुछ नहीं है। कोई कहेगा तुम्हारे पास कुछ है, कहना है कि कुछ नहीं है तो नथिंग। तो कुछ नहीं है लेकिन सब्जेक्ट इसमें कहां है? रहता था ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सीता के पास कुछ नहीं है, गीता के पास कुछ नहीं है। तो हम बना सकते थे कि सीता हैज नथिंग, यू हैव नथिंग, आई हैव नथिंग, इस तरह से। लेकिन यहां पे सिंपली कहा कि कुछ नहीं है। तो इस तरह के ट्रांसलेशन को हम लोग देयर से बढ़ाएंगे, अर्थात कहेंगे देयर इज नथिंग।
केवल नथिंग कह दीजिएगा तो गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली। लेकिन स्पोकन में आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु सही बोलना बहुत बड़ी बात होती है। आप देखते होंगे हिंदी इतना दिन से आप लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो आप हिंदी गलत भी बोलते हैं, लेकिन कोई आपको टोकता नहीं है। इसलिए नहीं टोकता है क्योंकि वो भी तो गलत बोलता है, क्योंकि दुनिया का सारे लोग की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन 99.99% जो है वो हिंदी लैंग्वेज गलत ही बोलते हैं। समझे क्यों? क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे, देखिए प्रूफ कर रहा हूं, ऐसे ही बोल नहीं रहा हूं, प्रूफ कर देता हूं। अक्सर आप देखते होंगे अगर कोई लड़का आपसे मिलता होगा, मिलने के बाद जब जाने लगता होगा तो कहता होगा कि अच्छा यार अब हम चलते हैं, अब हम चलते हैं। हम का मतलब समझते हैं, दो या दो से अधिक। जब वो अकेले जाता है तो हम कैसे कर देता है, इसका मतलब वो गलत बोल दिया, परंतु आप उसे टोके नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसके भावनाओं को समझ गए। तो लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो बात अगला कहना चाहता है, जो फीलिंग जगाना चाहता है, यदि आप उस फीलिंग को समझ जाते हैं तो वही तो उसका भाषा है। समझे? चलिए तो देखिएगा, इस तरह से बोलेंगे कुछ नहीं है तो बोलेंगे देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग। तो इस तरह सिंपल सेंटेंस, ये था पहला। दूसरा नंबर आप यूज आप लोग याद कर लीजिए, इसमें संख्या बताने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देयर का यूज के लिए यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संख्या बताने के लिए या मात्रा बताने के लिए, संख्या बताने के लिए या मात्रा बताने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। संख्या बताने के लिए या मात्रा बताने के लिए, जैसे संख्या बताना हो या मात्रा बताना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे, संख्या बताने के लिए या मात्रा बताने के लिए। जैसे हमको कहना है एक लड़का है, एक लड़का है, दो लड़की है, इस तरह से। तो एक लड़का है, सिंपली अगर आप कहिए कि ए बॉय सेंटेंस, गलत है। ए बॉय सेंटेंस गलत है। अगर कोई कहता है कि दो लड़की है, अगर कोई कहता है कि टू गर्ल्स, सेंटेंस रॉन्ग है, ये सेंटेंस गलत है। तो कैसे इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे सही कर सकते हैं? तो कहना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। आप जो ए बॉय और टू गर्ल्स लिख रहे हैं तो ये सब संख्या को बता रहे हैं ना, ये सब क्या है? संख्या है। और संख्या बताने के लिए आपको किससे ट्रांसलेशन शुरुआत करना है? देयर से। किससे? देयर से। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि संख्या बताना रहेगा तो देयर से बताएंगे। किससे? देयर से। तो सिंपली लिखे कि देयर, और के लड़का, एक लड़का, तो सिंगुलर की प्लुरल? सिंगुलर, तो कहेंगे देयर इज अ बॉय। सही हो गया। यहां पे कहना दो लड़की है तो देयर। अब बताइए एक लड़की की दो लड़की? दो लड़की, तब प्लुरल की सिंगुलर? प्लुरल, तो देयर अपने बाद लेगा आर। देयर आर टू गर्ल्स, देयर आर टू गर्ल्स। इस तरह से आपको जितने भी छोटे छोटे सेंटेंस हैं बना सकते हैं। 10 बच्चे हैं, एक कलम है, एक राजा था। और देखिए इसको मैं पास्ट में, फ्यूचर में, जिस टेंस में कहिए बना दूंगा। जैसे देखिए हम तीनों टेंस में एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में लेते हैं। जैसे अगर कहना है कि एक, ठीक है, एक जंगल है, एक जंगल है, ठीक है। खाली जंगल है भी देगा तो देर से ही बनेगा, और एक जंगल है दिया तो भी। अगर हम कहेंगे एक राजा था, एक राजा था, हो गया। एक कलम होगा। तो देखिए हम तीनों टेंस में, एक दिए है में, एक दिए था में, एक दिए हैं गा में, और जब हम तीनों को ट्रांसलेट करेंगे तो सिंपली हो सकता है, बस करना कुछ नहीं, देयर से बनाएंगे तो देयर इज अ फॉरेस्ट, देयर इज अ फॉरेस्ट, सही सेंटेंस है। लेकिन अगर कोई खाली कर देगा ए फॉरेस्ट तो ये क्या हो गया? गलत है। एक राजा था तो क्या बनाएंगे? देयर वाज अ किंग, ये कहना क्या है? सही है। लेकिन अगर कोई कह देगा अ किंग, गलत है। अ किंग क्या है? गलत है।
एक कलम होगा, एक कलम होगा। तो एक कलम होगा अगर कोई कहता है अ पेन, गलत है। तो क्या सही है? देयर विल बी अ पेन, सही है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप लोग याद कर लीजिए कि देयर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? देयर से बनाते हैं। अर्थात अगर सेंटेंस में संख्या का बोध रहेगा, अगर सेंटेंस में किसका बोध रहेगा? संख्या का बोध रहेगा, या किसी भी प्रकार के परिमाण का बोध होगा, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। अब इसके यूज करके, आप देयर के यूज करके बहुत से आप छोटे छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, या इसी में आप बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए, एक कलम, जैसे एक जंगल है, ये तो हो गया। अब देखिए, इसी को मैं थोड़ा और लॉन्ग करता हूं। देखिए, सेंटेंस होता क्या है, जब पकड़ में आता है तो लॉन्ग क्या, कितना भी बड़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम कह देंगे कि टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक किताब है, वहां एक बिल्ली थी, वहां एक बिल्ली थी। कह देंगे यहां एक गाय होगी, यहां एक गाय होगी। तो देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इंप्रूव किया हूं। अभी तक मैं केवल इतना का ही ट्रांसलेट कर रहा था, जी हाँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ाया, क्या? टेबल पर, वहां, यहां, मैं थोड़ा सा बड़ा किया हूं। अब इसको ट्रांसलेट करता हूं। तो सबसे पहले आप बनाइए कि एक किताब है, तो एक किताब है का क्या बन जाएगा? देयर इज अ बुक, है ना? ए बुक नहीं ना बनेगा, ए बुक नहीं बनाना है। आपको अभी हम बताए हैं कि संख्या पर रहेगा, तो ऐसे नहीं ना, ऐसे देयर से। कैसे? देयर से, जी हाँ, संख्या आ गया, देयर से बनेगा। किससे बनेगा? देयर से। तो देयर इज अ बुक, और एक किताब है, कहां पर है बाबू? कहां पर है? तो एक किताब टेबल पर है, कहां है? टेबल पर। तो पर के अर्थ में ऑन का प्रयोग करते हैं, एवब का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई किसी के ऊपर हो, देखिए प्रीपोजिशन का मैं वीडियो लाऊंगा तब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा प्रीपोजिशन का यूज आप कहां पे कीजिएगा, एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप यहां पे समझिए, जब कोई भी वस्तु, ध्यान सुनिएगा, जब कोई भी वस्तु किसी के ऊपर हो, परंतु जिसके भी ऊपर हो उसके स्पर्श में हो, अर्थात सटा हुआ हो। जैसे देखिए, एक पेन है, इस पेन पर मैं एक पेन रख दिया, क्या ये दोनों सट गया कि नहीं सट गया? सट गया, देखिए सट गया, जी हाँ। तो इस स्थिति में हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप सोच सकते हैं, यहां पर देखिए, जैसे क्या कह रहा है कि टेबल पर एक किताब है, कहां पर? टेबल पर। तो जब कोई किताब टेबल पर होगा, तो जो टेबल, सपोज कीजिए कि ये टेबल, ये क्या है? टेबल, और यह एक किताब। अगर हम इसको इस टेबल पर, मान लीजिए एक किताब, ये पेन है, चलिए टेबल मान रहे हैं और इसको हम किताब मान रहे हैं, हम इसको टेबल पर अगर रख दिए इस तरह से, तो क्या ये टेबल में सटा कि नहीं सटा? सट गया, और इसके ऊपर है। तो जब वह स्पर्श में है तो उसके लिए ऑन देते हैं। क्या देते हैं? ऑन। ध्यान में रखिएगा, अगर कोई कहेगा मैं छत पर हूं, मैं छत पर हूं, तो मैं हूं, आई एम, कहां पर? छत पर, ऑन द रूफ, आई एम ऑन द रूफ। मैं सड़क पर हूं, मैं सड़क पर हूं, ध्यान समझिएगा, मैं सड़क पर हूं, आई एम ऑन द रोड, आई एम ऑन द रोड। इस तरह से मैंने जो भी बोलना है पर के अर्थ में, समझिए कि वह स्पर्श में रहता है। जैसे यहां पर कह रहा है कि टेबल पर एक किताब है, कहां पर? टेबल पर। तो टेबल पर, तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, हो गया। टेबल पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब बना सकते हैं, अगर हम कह देंगे कि बेड पर बिस्तर है,
तो बेड पर बिस्तर है कि बना सकते हैं, बेड पर बिस्तर है। हम कह देंगे वहां पर चार दोस्त हैं, वहां पर 4 दोस्त हैं, बना सकते हैं। हम कह देंगे छत पर 4 बिल्ली है, छत पर 4 बिल्ली है, बना सकते हैं। अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि कहां पर प्रॉब्लम हो रहा है और मैं तुरंत समस्या को फौरन उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर कमेंट पर तो रिप्लाई बहुत कम देते हैं आप, तो कोई बात नहीं है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां पर आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप पे आप कीजिए और मैं तुरंत जैसे ही व्हाट्सएप चेक करता हूं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। वहां एक बिल्ली थी, तो सबसे पहले एक बिल्ली थी बनाइए, क्या बनाइए, एक बिल्ली थी, तो एक बिल्ली थी का क्या बन जाएगा, देयर वाज अ कैट। अब देखिए आ गया वहां, क्या आ गया वहां एक क्या है, प्रोनाउन वर्ड है, वहां एक क्या है, प्रोनाउन वर्ड है। नोट पॉइंट 2 के बाद आप 3 याद कीजिए। अभी जो मैं देयर का जो नोट पॉइंट 3 दिया था आप लोग को, मैं क्या बताया था कि देयर एक प्रोनाउन वर्ड है, वास्तव में एक प्रोनाउन वर्ड है, इसका शाब्दिक अर्थ वहां होता है, तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा, देयर। कितना लोग ऐसे सेंटेंस में कंफ्यूज कर जाते हैं कि देखो ना आगे भी देर होगा और पीछे भी देर होगा, ऐसे कैसे हो गया, तो कैसे हो गया क्या, देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, एक बिल्ली थी का बड़ा देयर वाज अ कैट, और वहां का सेंस हो गया देयर, तो देयर वाज अ कैट, देयर सिंपल बन गया। ज्यादा सोचना कहां था, आप सोच क्यों रहे हैं, इतना ज्यादा तो सोचना है ही नहीं, बेकार में सोच रहे हैं। इतना सिंपल सेंटेंस है, इतना इजी है, और फिर भी आप पता नहीं कहां बिजी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल देखिए, यहां एक गाय होगी, तो सबसे पहले आप बनाए कि एक गाय होगी, तो एक गाय होगी का क्या होगा, बोलिए, जी हाँ, देयर विल बी अ काउ, वेरी गुड, देयर विल बी अ काउ, वेरी गुड। लेकिन यहां, तो यहां के लिए क्या होता है, हियर, तो हो जाएगा हियर, हो गया, देयर विल बी अ काउ हियर, देयर विल बी अ काउ हियर, इस तरह से बनेगा। यहां एक गाय होगी, देयर विल बी अ काउ हियर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को देयर का प्रयोग समझ में आ गया होगा, और देयर से संबंधित जो भी ट्रांसलेशन होगा आप लोग बना लीजिएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल करवाता हूं, थोड़ा बहुत और करवाता हूं, शायद और क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। देख लीजिए 3-4 एग्जांपल और मैं करवाता हूं। जैसे छत पर 4 बिल्लियां है, छत पर 4 बिल्लियां है या 4 बिल्ली है, तो देखिए छत पर 4 बिल्लियां है, या फिर मैं कह दूंगा मेरे घर में 2 पंखे थे, कह देंगे उसके गांव में एक कुआं होगी। ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा मैं टाइप भी चेंज कर दिया हूं, क्योंकि देखिए एग्जांपल जब दूसरा दे रहा हूं तो थोड़ा बहुत तो मैं चेंजिंग करते रहूंगा ना, थोड़ा बहुत करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जब भी कहूंगा परेशान करूंगा, क्योंकि अलग अलग टाइप दूंगा तो आप लोग अलग अलग प्रकार का ट्रांसलेशन सीखेगा, और बोलचाल के भाषा में इसको यूज जब कीजिएगा तो लोग आपको कहेंगे नहीं चलिए आप अंग्रेजी बोलने लगे हैं। देखिए थोड़ा ही बोलिएगा तो आप पूरा बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है कोशिश, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हवाओं से डरकर नौका पार नहीं होता, हवाओं से डरकर नौका पार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता, और बिना कोशिश किए कभी किसी का जय जयकार नहीं होता। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कीजिएगा तो सफलता मिल जाएगा। देखते होंगे जब खिलाड़ी मैच खेलने जाते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है ट्राई बॉल,
कौन सा बॉल? ट्राई बॉल। और वो ट्राई बॉल क्या होता है? तो ट्राई बॉल मतलब कोशिश करने के लिए बॉल दिया गया कि पहले आप कोशिश कर लीजिए तभी तो आप सक्सेस पा सकते हैं। तो कोशिश करना बहुत जरूरी है। कितना लोग कहते हैं कि सर हमसे गलती होती है, तो कोई बात नहीं है, मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट आर यू ट्राइंग। गलतियां ही सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तैरने वाला ही डूबता है, न तैरने वाला तो नहीं कूदता है। तो तैरने वाला ही डूबेगा ना। आप पहले तैरने की कोशिश कीजिए, ठीक है? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों। कहां जाएगा? धर के लाएंगे, जबरदस्ती लाएंगे। कहिए कि सफलता हमारी जिद है जिसे हम पा कर रहेंगे। जिद बना लीजिए कि काहे नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप जिद बना लीजिए उसको। पर आप जिद बनाते हैं किस बात को लेकर के? तो पापा से कहेंगे पापा एक हमें नया सा बढ़िया सा जींस चाहिए, और उस पर जिद बना लेते हैं जो कि वो आपका जिद्दी के लायक भी नहीं था। जिद कुछ वैसा बना लो कि कहो कि हाँ ये हमें पूरा करना है, क्योंकि दुनिया में लोग सक्सेस लोग को ही चाहते हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सक्सेस लोग को चाहते हैं। अनसक्सेस मैन तो ऐसे ही रोड पर चल रहे हैं जिन्हें कोई नहीं पूछता है। आप जिस दिन सक्सेस हो जाइएगा उस दिन सब लोग आपसे बात करना चाहेंगे, सब लोग आपसे मिलना चाहेंगे, सब लोग चाहेंगे कि नहीं हम कुछ इनसे बात करते, कुछ इनसे इंस्पिरेशन बातें सीखते हैं। जी हाँ, इसलिए याद रखिएगा, उनको कह दीजिए जो आपसे आज घृणा करते हैं, अपने आप में अभी मेरे साथ एक वचन लो जो मैं कहता हूं। कह दो, जिसने मुझे ठुकराया है मेरा बुरा वक्त देखकर, जिसने मुझे ठुकराया है मेरा बुरा वक्त देखकर, कसम से मैं अपने आप से वादा करता हूं मैं अपने जीवन में एक ऐसा दिन लाऊंगा कि उन्हें भी मिलना पड़ेगा हमसे स्पेशल वक्त लेकर। कह दीजिए उनको, ध्यान से देखिए। और केवल कहने से नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी चीज को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप सफलता को गुलाम बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, छत पर 4 बिल्लियां हैं। छत पर कितने बिल्लियां हैं? 4 बिल्लियां हैं। तो 4 बिल्लियां हैं, पहले आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। तो 4 बिल्लियां का क्या हो जाएगा? देयर आर 4 कैट्स। और कहां पर है? छत पर है। कहां पर है? छत पर। जी हां, कह रहा है कि छत पर 4 बिल्लियां हैं। छत पर 4 बिल्लियां हैं। तो देयर आर 4 कैट्स ऑन द रूफ। ऑन द रूफ। देखिए, आप लोग का प्रॉब्लम क्या होता है इससे मैं बताता हूं। प्रॉब्लम बनाने में नहीं होता है, प्रॉब्लम वर्ड्स मीनिंग में होता है। प्रॉब्लम वर्ड्स मीनिंग में होता है। अब जैसे देखिए, यही सेंटेंस हम बना रहे थे तो सब कुछ आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे कैसे जाएगा, पर आप लोग को छत का मीनिंग नहीं आ रहा होगा कि छत का इंग्लिश क्या होता है। हो सकता है कोई ऐसे भी होंगे, शायद एक आध गो, कहते हैं कि 100 में एक आध गो ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे। वही वाली बात है, बिल्लियां का उनको अंग्रेजी नहीं आ रहा होगा कि बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जबकि बचपन से पढ़े होंगे सी फॉर कैट। कैट मीन्स बिल्ली, पर बचपन में तो बहुत कुछ पढ़े थे, आज कहां याद है। वही वाली बात है। तो देखिए, 4 बिल्लियां हैं। तो देयर आर 4 कैट्स ऑन द रूफ। आगे देखिए, मेरे घर में 2 पंखे थे। तो पहले आप बनाइए 2 पंखे थे। तो देयर वेयर 2 फैंस। कहां है? तो मेरे घर में। तो मेरे का अंग्रेजी माई, मे का इंग्लिश होता है इन, मे का इंग्लिश इन, और घर का इंग्लिश आप हाउस या होम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कॉम्पिटिटिव में जब हम आपको इसका ईयर पढ़ाते रहेंगे, यूज ऑफ नाउन पढ़ाएंगे, जैसे नाउन खत्म हुआ है तो यूज ऑफ नाउन और मिस यूज ऑफ नाउन, तो वहां पे मैं हाउस और होम में अंतर बताऊंगा कि क्या हाउस और होम में अंतर है या नहीं है, बताऊंगा। फिलहाल यहाँ देखिए, देयर वेयर 2 फैंस इन माई होम। देयर वेयर 2 फैंस इन माई होम। मेरे घर में 2 पंखे थे। उसके गांव में एक कुआं होगी। उसके गांव में एक कुआं होगी। तो पहले बनाएंगे एक कुआं होगी। तो देयर विल बी अब देखिए, जैसे बताया कि देखिए वर्ड मीनिंग में प्रॉब्लम है, तो कुआं का मीनिंग में प्रॉब्लम होगा आप लोगों को कि कुआं क्या बोलते हैं। तो वेल, WELL,
देखिए एक होता है WELL, इस वेल का अर्थ दुग होता है। वेल मतलब अच्छा भी होता है और इसी का वेल मतलब क्या होता है, कुआं होता है। एक होता है बेल, BELL, बेल मतलब घंटी, जो हम लोग कहते हैं ना कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्द से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का अर्थात नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो उसको बोलते हैं बेल अर्थात घंटी। क्या बोलते हैं, घंटी। पर यहाँ पर है जो वेल है, क्या है, वेल। वेल मतलब क्या होता है हुआ, तो वेल मतलब होता है कुआं। इस तरह से होता है वॉल, WALL, वॉल। वॉल मीन्स होता है दीवार, क्या होता है, दीवार। और इस तरह से एक होता है बॉल, BALL, बॉल। बॉल मीन्स गेंद, बॉल मीन्स गेंद। जी हाँ, तो इस तरह के मीनिंग होते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते रहते हैं। तो कोई बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फर्म हो जाना है। देयर विल बी अ वेल, कहाँ है, तो उसके गांव में। किसके गांव में, उसके गांव में। तब बोल देंगे इन हिज विलेज। इन हिज क्या हो जाएगा, इन हिज विलेज। जी हाँ, तो याद रखिएगा देयर विल बी ए वेल इन हिज विलेज। तो चलिए यूज ऑफ देयर को मैं अब समाप्त करता हूं। अब मैं आता हूं यूज ऑफ इट पर। किस पर आता हूं, यूज ऑफ इट। जी हाँ, ध्यान से समझ लीजिएगा कि यूज ऑफ इट का क्या अर्थ होता है। तो यूज ऑफ इट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी है, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है। इट का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए इट, तो इट का प्रयोग पढ़ाने से पहले नोट पॉइंट 1 मैं वही बताना चाहूंगा जो देयर में बताया था। क्या बताया था, जब देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। वही बात आप यहां पर याद रखिएगा कि जब इट का प्रयोग इंट्रोडक्टरी के रूप में होता है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। दूसरी बात, जैसा कि आप सुने थे कि देयर वास्तव में एक क्या है, प्रोनाउन है, तो इट भी एक वास्तव में क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, इट भी याद रखिएगा, आप लिख लीजिए इट वास्तव में एक प्रोनाउन है। इट वास्तव में क्या है, प्रोनाउन है। तीसरी बात, जब इट का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में हो तो इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है। क्या होता है, यह। चलिए, और मैं अंत में आज बताने वाला हूं, वीडियो के अंत में बता दूंगा हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, अंग्रेजी में समय कैसे बताएं। वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देखिए इट, तो इट का अब मैं प्रयोग की बात करूंगा। सबसे पहला नंबर पॉइंट, यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग। पहला पॉइंट आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, इट का प्रयोग सामान्यतः निर्जीव को बताने के लिए किया जाता है। अर्थात ईट का प्रयोग हम लोग सामान्यतः निर्जीव को बताने के लिए करते हैं, यह के अर्थ में या यह के अर्थ में अगर नहीं भी करना है तो भी ईट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना है कि कलम है, कलम है, तो देखिए संख्या तो आया नहीं है, खाली कह रहा है कलम है, तो कलम है क्या बोध है कि वैसे नहीं। तो आप इसके मान सकते हैं कि कलम है मतलब एक कलम होगा। तो अगर कोई कहता है कि देयर इज अ पेन तो सही है, या फिर आप कह सकते हैं इट इज अ पेन। अब आप कहिए सर दोनों में सही कौन है, तो दोनों सही है। लेकिन अगर कहेगा लड़का है तो लड़का है के लिए अगर कोई कहता है देयर इज अ बॉय सही है, आप कोई कह देगा इट इज अ बॉय तो सही है, गलत ना हो गया क्योंकि लड़का निर्जीव है नहीं ना। हम अभी क्या बताएं कि ईट का प्रयोग सामान्यतः निर्जीव को बताने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देखे थे देयर में कि देयर के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब आते हैं, परंतु इट के बाद हम फिक्स है केवल सिंगुलर वर्ब आएगा, चाहे इधर का नाम प्लूरल हो या सिंगुलर हो, परंतु इट के बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो आप पहला पॉइंट याद कर लीजिए कि इट का प्रयोग निर्जीव को बताने के लिए करते हैं। जैसे यह एक कलम है, यह एक कुर्सी है, इस तरह से जो भी बताना है निर्जीव को बोध करवाना है यह के अर्थ में, तो आप इट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दूसरी बात, यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 में आप लोग याद कर लीजिए समस्त प्रकार के
समस्त प्रकार के प्राकृतिक घटना को बताने के लिए, समस्त प्रकार के प्राकृतिक घटना को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। मतलब जितने भी प्रकार के जो प्राकृतिक घटना है तो समस्त प्रकार के प्राकृतिक घटना को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना है कि वर्षा हो रही है, तो देखिए सबसे पहले तो इट देना पड़ेगा, बाकी रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। देखिए टेंस का ट्रांसलेशन है, आप लोग टेंस बहुत ही मेहनत करके पहचानते होंगे, खूब रटते होंगे, लिखवाते होंगे सर, या किसी भी किताब में देखते होंगे तो वहां पे रहता होगा। जितने भी अब तक यूट्यूब पर वीडियो आप लोग देखते होंगे सब पहचान बताते हैं। जैसे कहते हैं कि लिखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, मैंने इस तरह से मैंने व्यक्त करते हैं और आप लोग उसे रटते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, सोनू सर हैं तो रटना नहीं है, खासकर इंग्लिश नहीं रटना है, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश का बहुत ही बेजोड़ ट्रिक दूंगा जो कि एक ट्रिक के माध्यम से पूरा टेंस याद हो जाएगा, पूरा टेंस का पहचान, और बिना ता ते ती रहा रही चुका चुकी किए हुए ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल मेरा ट्रिक याद करना होगा और एक ट्रिक पर टेंस खत्म कर दूंगा। जी हाँ, एक ट्रिक पर आपको पूरा टेंस का पहचान याद करवा दूंगा और ऐसा याद करवाऊंगा कि आप जीवन भर टाइम एंड टेंस नहीं भूलिएगा। जी हाँ, तो देखिए वर्षा हो रही है तो इट का प्रयोग करेंगे और कहेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, हो गया, इट इज रेनिंग। इस तरह से अगर कहता है कि वर्षा होती है तो बोलेंगे इट रेन्स, इट रेन्स। यहां पे देखिए सिंगुलर वर्ब, यहां पे देखिए सिंगुलर वर्ब, क्योंकि इट अपने बाद हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर होता है। तो इस बात को भी आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए कि प्राकृतिक घटना को बताने के लिए, प्राकृतिक घटना को बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 3 आप लोग याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग याद रखिएगा दिन, महीना, दिन, महीना, वर्ष या ऋतु को बताने के लिए, दिन, महीना, वर्ष या ऋतु को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। दिन, महीना, वर्ष या ऋतु को बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहना है कि आज बुधवार है तो क्या होगा, तो बोलेंगे इट इज वेंसडे, इट इज वेंसडे टुडे, इट इज वेंसडे टुडे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर कहना है आपको 1947 का समय था, 1947 का समय था, आप बना सकते हैं इट वॉज द टाइम, इट वॉज द टाइम ऑफ 1947, इट वॉज द टाइम ऑफ 1947, 1947 का समय था। आपको कहना है कि 2020 है, 2020 है, तब बोलेंगे इट इज 2020। कहना है आप लोगों को इसी में कल गुरुवार होगी तो क्या बोल देंगे, इट विल बी थर्सडे टुमारो, इट विल बी थर्सडे टुमारो। तो इस तरह से आप बता सकते हैं जो भी आपको बताना होगा समय, अर्थात दिन, महीना, वर्ष या ऋतु। जैसे गर्मी है तो इट इज समर, आप बोल सकते हैं गर्मी है, गर्मी है तो क्या बोल दीजिएगा, इट इज समर। और देखिए ये तो वास्तव में है, इट इज समर, गर्मी है। आप देख सकते हैं कि मेरा हालात क्या है। ऐसे कल के वीडियो आप देखे ही होंगे कि शुरू से होते होते अंत में क्या हो गया था। एक बच्चा है जो कमेंट में लिखे थे, मतलब एक कोई है जो कमेंट किए हैं, लिखे थे कि सर आप हम लोगों के लिए काफी मेहनत किए जो आज के इस वीडियो के अंत में देखें।
अब वो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये किस टाइप का कमेंट है, इस कमेंट के माध्यम से ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम बहुत विश्लेषण किए तो हमको समझ में आया कि ओ ये मेरे गर्मी की बात कर रहे हैं, जो मेरा सर भीग रहा था पसीना से उसकी बात वो कर रहे थे। ठीक है, कि सर आप हम लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो वीडियो के अंत में हम देखें। ठीक है, तो देखिए बात वो नहीं है, पसीना तो चलता ही रहेगा, शर्ट तो भीगता ही रहेगा, परंतु आप कितना पसीना बहा रहे हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, क्योंकि हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कि आप नहीं मेहनत कीजिएगा तब तक कि आपके जीवन में कभी कुछ होने वाला भी नहीं है। इसलिए आपको मेहनत करना है, आप कीजिए, आप पसीना चलाइए, तब देखिए जितना आप पसीना गिराइएगा उससे ज्यादा आपके जीवन में आने का इंतजार करते रहेगा। जितने मेहनत कीजिएगा उतना ही ज्यादा सफलता मिलेगा। जी हाँ, तो देखिए गर्मी है, इट इज समर। तो इस दिन महीना वर्ष ऋतु को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, समय बताने के लिए, समय बताने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ईट का। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 4 बजा है, 4 बजा है, तब बोलेंगे इट इज 4 o'clock, इट इज 4 o'clock। इस तरह से आप बना सकते हैं, इट इज 4 o'clock, 4 बजा है। तो घड़ी के जो भी समय होता है उसे हम कैसे बताएंगे, चलिए मैं आज उसकी चर्चा करता हूं, अर्थात हाउ टू टेल टाइम, हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश, अंग्रेजी में समय कैसे बताएं। सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूंगा कि हिंदी में जो आप लोग समय बताते हैं वो कितने प्रकार से बताते हैं, 6 प्रकार से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घड़ी मैं बनाता हूं, घड़ी का एक मॉडल बना रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12, 6, 3, 9, ठीक है, इस तरह से। तो अगर ये मैं घड़ी बना दिया हूं तो 6 तरह से लोग समय को बताते हैं। किस तरह से, 6 तरह से। जैसे सुन लीजिए कौन कौन। एक हम लोग एग्जैक्ट बोलते हैं, 4 बजा है, 9 बजा है, 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा साढ़े बोलते हैं, 9:30, 10:30, 12:30, 13:30, 15:30 ये बोलते हैं। तीसरा जो मैं बोलता हूँ पौने, 4:45, 9:30, 10:30, 12:15, 11:15। चौथा जो बोलता हूँ मैं सवा, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, ठीक है, इस तरह से। पांचवा बोलता हूँ बजने में बाकी करके, 4 बजने में 3 मिनट बाकी है, 10 बजने में 2 मिनट बाकी है, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, ये। और छठा जो हम लोग बोलते हैं वो हुआ कहते हैं कि 6:10 हुआ, 8:09 हुआ, तो इस तरह से। तो देखिएगा पॉइंट को ध्यान से। तो सबसे पहला टाइप जो है वो एडजेक्ट, जब संख्या पूरा हो, संख्या पूरा हो, जब संख्या पूरा हो तो उसको हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। तो करना कुछ नहीं है, पहले इट लिख देना है, सबसे पहले क्या लिखना है इट, उसके बाद दे देना है ऑक्सिलरी वर्ब और तब दे देना है नंबर, तब क्या देना है नंबर, और फिर वो क्लॉक को आपको कर देना है मेंशन। बस ये सिंपल टाइप को आप याद कर लीजिए। सबसे पहले इट, सबसे पहले इट, क्यों इट देंगे, क्योंकि समय बताने के लिए इट का प्रयोग होता है। ऑक्सिलरी वर्ब अगर है रहेगा तो इज देंगे, था रहेगा तो वाज देंगे, और गा रहेगा तो विल भी दे देंगे, इसलिए यहाँ पे लिखे हम ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर, जितना संख्या देने रहेगा, 4 तो 4, 5 तो 5, 10 तो 10, 12 तो 12, जो नंबर रहेगा नंबर दे देंगे। और वो क्लॉक सब में देंगे लेकिन 5 या 5 के गुणज में नहीं देंगे। जैसे वो कहना है कि 3 बजा है, तब बोल देंगे कोची इट इज 3, इट इज 3 o'clock, हो गया 3 बजा है, इट इज 3 o'clock। कहेगा 4 बजा है तो इट इज 4 o'clock, 9 बजा था इट वाज 9 o'clock। कहेगा 11 बजेगा तो इट विल बी 11 o'clock। अगर यही में 5 या 5 के गुणज में रहेगा, जैसे 5 बजा है तो इट इज 5 o'clock नहीं, इट इज 5, केवल कहना है इट इज 5, इस तरह से, समझ गए। तो ये था पहला जो संख्या जब पूरा हो तो। आगे ध्यान दीजिएगा, जब आप देखिएगा टाइप 2 में बता रहा हूं, जब आपको सारे लगा के बताना हो, सारे। देखिए 2 केस एक स्पेशल है, एक 2.5 केस और एक 1.5 वाला केस।
देखिए ढाई जो होता है डेढ़ होता है, ढाई हम लोग कहते हैं किसको, तो जब 2.5 होता है, अर्थात 2.5 मतलब कि 2 प्लस आधा होता है तो उसको बोलते हैं ढाई, और डेढ़ होता है 1.5 होता है तो डेढ़। तो इस तरह के टर्म कैसे, तो कुछ नहीं, बस वैसे ही इट देना है पहले, ऑक्सिलरी वर्ब वही, अगर है तो इज देंगे, था है तो वाज देंगे, और गा है तो विल भी देंगे, और यहां पर देंगे हाफ पास्ट दे देंगे। क्या देंगे, हाफ पास्ट, क्योंकि आधा बढ़ गया ना, पास्ट मतलब कि बीत गया, पास्ट मतलब बीत गया, और हाफ मतलब आधा। नहीं कहते हैं हाफ प्लेट दीजिए, हाफ प्लेट मतलब क्या होता है, आधा प्लेट, है ना। तो हाफ पास्ट मतलब आधा बीता, और जितना रहेगा, जितना से बीते रहेगा यहाँ पे नंबर देना है, क्या देना है, नंबर, और वही ओ क्लॉक को मेंशन कर देना है। जैसे कह देना है, आपको कहेगा कि साढ़े 6 बजा है, तो क्या होगा, इट इज हाफ पास्ट 6 ओ क्लॉक कर देंगे, इट इज हाफ पास्ट 6 ओ क्लॉक, ठीक है। तो 6:30 बजा है, 9:30 बजा था, इट वाज हाफ पास्ट 9 ओ क्लॉक। 3:30 बजेगा, इट विल बी हाफ पास्ट 3 ओ क्लॉक, तो 3:30 बजेगा। तो जितना संख्या रहेगा, माने 8 ऑक्सिलरी वर्ब, हाफ पास्ट, और जो यहाँ पे संख्या दे रहेगा सारे के बाद का वो नंबर और ओ क्लॉक, लेकिन 5 या 5 यूनिट में ओ क्लॉक नहीं देंगे, कोई दिक्कत एकदम नहीं है। अब देख लीजिए सवा वाला में रहेगा, कहेगा ना कि सवा प्लस संख्या दे रहेगा, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही सबसे पहले ईट देना है। देखिए तीसरा टाइप है, सबसे पहले क्या देना है, ईट दे करके ऑक्सिलरी वर्ब देंगे। देखिए ये तो कॉमन है ना, ईट देना है क्योंकि समय बता रहे हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब अगर प्रेजेंट है तो इज देंगे, ठीक है। तो ईट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ईट प्लस क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, तो ईट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। और देखिए सवा का मतलब क्या होता है, तो सवा का मतलब होता है क्वार्टेंस, मतलब कि चतुर्थांश। कैसे, ध्यान से देखिए, जैसे इस तरह का एक मैं प्लेट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, प्लेट। इस प्लेट को अगर मैं बीच से डिवाइड कर दिया तो इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, हाफ पार्ट बोलूंगा, इसको भी मैं हाफ पार्ट बोलूंगा। और जब मैं इसको एक और लाइन मार दिया तो ये दोनों पार्ट मिला के हाफ, ये दोनों पार्ट मिला के हाफ, लेकिन केवल मैं अगर इस पार्ट की मैं चर्चा करूं तो ये है आपका क्वार्टेंस पार्ट, मतलब कि 1/4 पार्ट, एक पार्ट का एक हिस्सा, ये कि एक पार्ट का 4 भाग किया गया और 4 भाग में एक हिस्सा हुआ। तो वही सवा जो होता है वो 15 मिनट के लिए बोलते हैं, और हाफ जो बोलते हैं वो 30 मिनट्स के लिए बोलते हैं, और जो आवर होता है वो 60 मिनट का होता है। आपको पता होगा कि समय जो लोग समय को जो बताते हैं तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर होता है। तो 1 आवर मतलब 60 मिनट्स में आपको 30 मिनट्स रहता है। देखिएगा जब 30 मिनट्स होता है तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं हाफ। क्या बोलते हैं, हाफ। जैसे अगर आप बोलते हैं कि 3:30 बजा है, 3:30 बजा है, उस समय घड़ी में देखिएगा 3:30 होता है। जब 3:30 होता है तो हम लोग बोलते हैं 3:30, तो उसको बोलते हैं 3:30। सवा जो होता है वो आगे की ओर होता है, मतलब संख्या से आगे गिर रहता है। जैसे कहेगा ना कि 3:15 बजा है, तो 3:15 का मतलब कि 3:15, मतलब 3 बज गया और 15 मिनट और ज्यादा हो गया है, अर्थात 3:15। तो कुछ नहीं, जैसे आप यहाँ पे हाफ लिख रहे थे ना, हाफ पास्ट, अब यहाँ पे एक क्वार्टर पास्ट लिखना है। क्या लिखना है, एक क्वार्टर पास्ट। देखिए तो इट इज अ क्वार्टर पास्ट, और प्लस में देना है नंबर, क्योंकि जो नंबर रहेगा उसको दीजिएगा ना, और वो क्लॉक को मेंशन कर दीजिए, हो गया। जैसे कोई कह देगा कि 4:15 बजा है, तो बना सकते हैं इट इज अ क्वार्टर पास्ट 4 o'clock। इट इज अ क्वार्टर पास्ट 4 o'clock बना सकते हैं। अगर कह देगा 3:15 बजेगा तो इट विल बी अ क्वार्टर पास्ट 3 o'clock, इस तरह से। तो आप याद रखिएगा सवा मतलब कि जो बढ़ गया, पास्ट बीत गया, क्योंकि ये सवा तब बोलते हैं जब 15 मिनट बीत जाता है, सवा।
अब एकरे में रहेगा क्या, पौने। चौथा नंबर टाइप देखिए रहेगा पौने, पौने नहीं पौने, पौने संख्या रहेगा। जैसे रहेगा पौने 3 बजा है, पौने 2 बजा है, पौने 4 बजा है, पौने 10 बजा है, इस तरह से रहेगा। तो याद रखिएगा कि पौने, तो पौने का मतलब वही क्वार्टर हुआ, लेकिन पौने कब बोलते हैं, जब बीतता नहीं है। देखिएगा जब आप बोलिएगा ना कि पौने 4 बजा है, मतलब कि ना 4 बजा नहीं है, अभी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो उसी को बोलते हैं पौने 4 बजा है। कोई कहेगा कि पौने 3 बजा है, मतलब कि 3 नहीं बजा है, 3 बजने में 15 मिनट बाकी रहता है, तो पौने। तो कुछ नहीं, सिंपली यही जाएगा, इट देंगे, ए भी ऑक्सिलरी वर्ब देंगे, ये क्वार्टर देंगे, लेकिन पास्ट के जगह पर कर देंगे 2, पास्ट क्या कर देंगे 2, आप प्लस नंबर ऑफ देंगे। जैसे अब 2, क्योंकि आपको पता होगा 2 जो है संबंध को जोड़ता है, 2 क्या करता है, संबंध को जोड़ता है। जैसे मैं पटना जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पटना, क्योंकि पटना जा रहा हूं ना, पटना से आ नहीं रहा हूं, पटना जा रहा हूं, तो मैं जब पटना जा रहा हूं तो संबंध जुटेगा ना, तो जब संबंध जुटेगा तो 2। तो वही देखिए, अगर कोई कहता है कि पौने 4 बजा है, पौने 4 बजा है, तो पौने 4 बजा है मतलब कि 4 बजने में 15 मिनट बाकी है, अर्थात अभी 4 बजेगा ना जी, तो 4 से संबंध अभी जुटने जा रहा है ना, लेकिन 4:15 बजा है, तो 4:15 में आप देखिए 4 बजा हुआ रहता है, 4:15 होता है, तब बोलते हैं 4:15, तो वहां पर 15 मिनट ज्यादा चल जाता है, इसीलिए वहां पे हम लोग पास्ट कहेंगे, क्योंकि पास्ट बीत गया, 4 बीत गया और 2 आ रहा है, क्योंकि पौने 4 में अभी 4 आएगा, अभी 4 आएगा। तो जैसे देखिए यहां पे हम अगर कहते हैं सेंटेंस पौने 4 बजा है, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ क्वार्टर, इट इज अ क्वार्टर टू 4 o'clock। जी हाँ, इट इज अ क्वार्टर टू कहेंगे, यहाँ पे पास्ट नहीं करेंगे। अगर पास्ट कर देंगे तो यहाँ पे हिंदी में सवा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 2 4 क्यों गए, अभी इसका मतलब है कि 4 अभी आने वाला है, मतलब पौने 4 बजा है, मतलब ये 4 नहीं बजा है। देखिए यहाँ 4 बजा है कह रहा है, पर 4 नहीं बजा है, अभी 4 बजने में 15 मिनट बाकी है। ये पौने का मतलब समझिएगा कि 15 मिनट बाकी, 15 मिनट बाकी। सवा कह देगा, अगर कह देगा सवा, मतलब समझिएगा कि 15 मिनट ज्यादा, 15 मिनट ज्यादा हो गया है। जैसे कह देगा ना कि 4:15 बजा है, तो समझिए कि 4:15 मिनट ज्यादा हो गया है। पौने 4 बजा है, मतलब कि 4 बजे में 15 मिनट बाकी रहा है, अभी बच रहा है, 15 मिनट बचा हुआ है, पूरा बचा नहीं है। तो इस तरह से, तो ये था चौथा टाइप। चलिए मैं 5वां टाइप का चर्चा करता हूं, जो 5th नंबर टाइप है। जैसे रहेगा क्या, तो 5th नंबर टाइप में है, आपको दे रहेगा कि संख्या तो देगा, यहां आवर्स में रहेगा और रहेगा बजकर, क्या रहेगा, बजकर, आप ही रहेगा संख्या इस तरह से, लेकिन ये मिनट को दर्शाएगा, ये किसको दर्शाएगा, मिनट को, इस तरह से रहेगा, संख्या प्लस बजकर। जैसे नहीं कहते 3:13 हुआ है, जैसे रहेगा 3 तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इट दे देना है, क्या देना है, इट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे आप देते आ रहे थे। और आप बताइए सबसे पहले आप क्या लिख रहे थे, जो हाफ था, क्वार्टर था, वही ना, जो नंबर जो आवर का था वो तो लास्ट में देते कि 3 o'clock की 4 o'clock तो लास्ट में ना, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए संख्या दुद्दू आ है, तो जो मिनट वाला संख्या होगा आप पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे नंबर देंगे, लेकिन याद रखिएगा कि मिनट वाला देना है, कौन वाला देना है, मिनट वाला। और तब कह देंगे पास्ट, क्योंकि बजकर मतलब बीत कर, मतलब कि आगे बढ़ल है, तो पास्ट। आप प्लस फिर देंगे नंबर, प्लस फिर क्या देंगे, नंबर, अर्थात यहाँ पर देंगे आवर वाला, जो मतलब मेरा जो जितना बजा हुआ रहेगा वो देंगे, वो क्लॉक देंगे नहीं देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें एक नोट पॉइंट ये याद रखिएगा, अगर जो मिनट का जो संख्या होगा अगर 5 या 5 के गुणज में होगा तो मिनट नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर 5 या 5 के गुणज में नहीं होगा तो मिनट लिखेंगे। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे हम कह देंगे कि 2 मिनट हुआ है, तब बोले सोचिए 8 is
2, आप मिनट्स देंगे ना, इट इज 2 मिनट्स, क्योंकि 2 है तो मिनट्स हो जाएगा, इट इज 2 मिनट्स पास्ट, इट इज 2 मिनट पास्ट 2। वो क्लॉक भी आप कर सकते हैं या केवल 2 भी छोड़ सकते हैं, तो इट इज 2 मिनट पास्ट 2, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसा कर सकते हैं, इट इज 2 मिनट्स पास्ट 2, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इसी में रहता कि 4:10 हुआ है, तो बोलते इट इज 10 मिनट्स, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 4। तो ये आपका क्या हो गया, गलत। इट इज 10 मिनट पास्ट 4 क्या हो गया, गलत, क्योंकि आप यहां पे लगा दिए हैं मिनट्स। और मैं अभी भी बताया हूं कि जब 5 या 5 के गुणज में रहेगा तो हम लोग संख्या के लिए मिनट्स के लिए मिनट्स नहीं लिखते हैं। तो 10 क्या है, 5 गुणे में 5 दूनी 10, तो मिनट्स नहीं, इसके लिए केवल कहेंगे क्या, तो इट इज 10 पास्ट 2, इट इज 10 पास्ट 2, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से था 5वां नंबर टाइप। अब देखिए हम छठा टाइप की मैं चर्चा कर लेता हूं, लास्ट टाइप है छठा नंबर टाइप, रहेगा संख्या, यहां पे दिए हुए रहेगा संख्या, और यहां पे संख्या रहेगा वो आवर में, ठीक है, प्लस रहेगा बजने में अब प्लस फिर रहेगा संख्या जो कि मिनट का रहेगा। ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं, बस वही स्ट्रक्चर, ईट प्लस एवी, आप प्लस यहां पर देंगे नंबर, क्या देंगे, नंबर, लेकिन कौन, मिनट का नंबर देंगे, और प्लस में यहां 2 करेंगे, आप प्लस फिर देंगे नंबर, जो नंबर रहेगा वो आवर का रहेगा, क्या रहेगा, आवर का। अब देखिए 2 मैं इसलिए करूंगा क्योंकि आप देखिए जब कह रहे थे कि 3:13 हुआ है, तो बताइए 3 बजने की घटना समाप्त हो गया था कि 3 बजने की घटना बाकी था, समाप्त हो गया था, क्योंकि 3:13 मतलब 3 बज गया है ना। लेकिन यहां पर कहेंगे बजने में, तो बजने में मतलब जो संख्या की बात करें वो संख्या बचा रहेगा। जैसे कहेंगे ना कि 2 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो क्या 2 बज गया, नहीं 2 बजा नहीं, 2 बजने में 3 मिनट बाकी है, मतलब ये 2 बजेगा, तो 2 से संबंध जुटेगा ना, तो जब जुटेगा तब 2, जब बीत गया है तो पास्ट। देखिएगा, तो जैसे कहेंगे कि 2 बजने में 3 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे, 8 इज 3, और मिनट्स तो लिखेंगे क्योंकि 5 गुणज में नहीं है, 3 मिनट्स टू 2, बस इट इज 3 मिनट्स टू 2, 2 बजने में 3 मिनट बाकी है। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग किसी भी प्रकार का जब समय से संबंधित क्वेश्चन रहेगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक से बनाइए, जो बनता नहीं है उसको डायरेक्ट फोटो खींचिए, मेरे व्हाट्सएप पे कीजिए, आपको मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, और आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसी तरह से मैं प्रतिदिन एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, और कल के वीडियो में मैं लाने वाला हूं नाउन एंड नंबर। नाउन को समाप्त कर दिया हूं, अब मैं आने वाला हूं नंबर पर। हाँ, सिंगुलर से प्लुरल कैसे बनाते हैं एकदम समझेंगे आसान तरीका से, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम। तो मेरे वीडियो को जरूर देखें, और कल का जो वीडियो उसको तो देखना एकदम नहीं भूले, क्योंकि कल मैं बताने वाला हूं नाउन एंड नंबर। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। हम मिलेंगे अपने इसी चैनल पे डेली के क्लास के साथ, और हम लेते हैं आज बस यहीं, इसके बाद अपने इस चैनल से विदा, और फिर मिलते रहेंगे अपने इस चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।